ये एंशियंट हिस्ट्री की थर्ड क्लास है, इसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, उसके बाद प्री हिस्टोरिक एज पढ़ी हमने, जिसे हम स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। इसमें हमने पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और न्योलिथिक एज के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद चालकोलिथिक एज के बारे में पढ़ा, जिसे ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं, चालकोलिथिक एज। तो अब तक ये डिस्कस किया, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके आगे आप हेडिंग डालो हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता, HARAPPA, हड़प्पा सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं सभ्यता। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है? देखो, इसका टाइम पीरियड डिफरेंट बुक में अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन मेनली जो इसका टाइम पीरियड माना जाता है वो माना जाता है, जब देखो जो चालकोलिथिक एज के बारे में पढ़ा हमने और न्योलिथिक एज के बारे में पढ़ा, उसका टाइम पीरियड 2500 BC के लगभग समाप्त हो जाता है। और देखो इसमें 50-100 साल का कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि वो जो सिविलाइजेशन थी या इससे पहले जो लोग रहा करते थे वो सेम तरह की प्रैक्टिसेस कुछ समय बाद तक भी करते रहे। तो उसके बाद जो प्रैक्टिस करते थे उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुआ और कुछ जो प्रैक्टिस उनकी थी वो कुछ विलुप्त होती चली गई। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है वो लेटेस्ट 3300 BC से लेके 1700 BC के लगभग माना जाता है। बहुत सारी बुक में आपको 2500 BC से लेके ये 1000 BC तक भी मिलेगा, जिसमें हड़प्पा सिविलाइजेशन है, और फिर उसके बाद लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन आ जाती है। तो ये लगभग आप 3300 से 1500 BC तक भी मान सकते हो। तो ये इसका टाइम पीरियड है। अब जानते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। पहले जानते हैं कि इसका हड़प्पा नाम क्यों पड़ा। देखो, हड़प्पा सिविलाइजेशन इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये पहला प्लेस था जो डिस्कवर किया गया, फर्स्ट प्लेस था हड़प्पा। और हड़प्पा है कहाँ पे? ये जगह का नाम है हड़प्पा। ये अभी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में। उस टाइम पे पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था जिस टाइम पे इसको खोजा गया था, लेकिन अभी आपको पता है पाकिस्तान अलग हो चुका है इंडिया से। और तो ये सिविलाइजेशन जो इसका नाम रखा गया हड़प्पा, ये साइट जो पहली साइट इस सिविलाइजेशन की मिली वो अभी पाकिस्तान में है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है हड़प्पा सिविलाइजेशन टोटली पाकिस्तान में है, क्योंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो देखो ये पाकिस्तान का जो एरिया है और अफ़गानिस्तान का एरिया है, यहाँ से लेते हुए ये इंडिया का जो एरिया है नॉर्थ वेस्टर्न एरिया, यहाँ तक पूरे में फैली हुई थी। इधर गुजरात तक भी, इधर जो आपका दिखाई दे रहा है ये गुजरात तक, ये अपर पार्ट महाराष्ट्र का, ये इधर उधर, ये सारे में यहाँ पे हड़प्पा सिविलाइजेशन फैली हुई थी। मतलब यहाँ पे जो लोग रहा करते थे ना, उनकी जो रीति रिवाज थे, रिचुअल्स या रहने के तरीके, तौर तरीके, या उनके व्यापार करने के तरीके, या फिर वो अपने भरण पोषण के लिए यानी कि खाने पीने के लिए, यानी कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, वो लगभग सेम थी उस टाइम पीरियड पे। तो जो इसकी पहली साइट डिस्कवर की गई थी वो पाकिस्तान में थी, हड़प्पा। इसलिए इसका नाम रख दिया कि ये हड़प्पा सिविलाइजेशन है। लेकिन ये कई और नामों से भी जानी जाती है। और क्या क्या नाम है इसके? देखो, इसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, या हिंदी में बोलते हैं इसको सिंधु घाटी सभ्यता। इंडस वैली, VALLEY, इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं इसे। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि देखो इसकी जो बहुत सारी साइट मिली थी, साइट का मतलब है जगह या स्थल, हिंदी में बोल देते हैं स्थल या जगह, प्लेस। तो बहुत सारी इसकी जगह जो खोजी गई थी वो जो इंडस रिवर है, सिंधु नदी, उसके आसपास खोजी गई थी। क्योंकि देखो जो ये हड़प्पा साइट मिली थी, मोहनजोदाड़ो, ये भी लगभग इंडस जो नदी है उसके आसपास हैं, उसके आसपास ही बसी हुई हैं। और भी बहुत सारी जो साइट हैं छोटी मोटी इसकी, वो इंडस नदी है जो उसके आसपास बसी हुई थी। इस वजह से इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है, या सिंधु घाटी सभ्यता। अब चलते हैं इसके बारे में आगे, जानते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंट साइट कैसी थी, मतलब कौन कौन सी इसकी इम्पोर्टेंट जगह हैं जहाँ पे हमें ये एविडेंस मिलता है कि यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। तो पहले हम जानते हैं हड़प्पा के बारे में। फर्स्ट साइट, ये इंपॉर्टेंट साइट आप हेडिंग डाल लो,
इम्पोर्टेंट साइट, उसमें आप पहली डालोगे हड़प्पा। हड़प्पा पहला, तो इसके बारे में लिखना है आपको कि हड़प्पा पहला प्लेस था जो इस सिविलाइजेशन का मिला, और इसी के नाम पे हमने हड़प्पा रख दिया इसका नाम सिविलाइजेशन का। और ये कौन सी नदी के किनारे थी? ये देखो रावी नदी, और रावी आपको पता है ये ट्राइब्यूटरी है इंडस रिवर की। इंडस रिवर की सहायक नदी है रावी। तो रावी के किनारे पे ये हड़प्पा सिविलाइजेशन बसी हुई थी। और इसकी लोकेशन कहाँ पे? अभी ये पाकिस्तान में जो पंजाब प्रोविंस है, देखो इंडिया में भी एक स्टेट है उसका नाम भी पंजाब है, और पंजाब का आधा हिस्सा जो पाकिस्तान की तरफ है उसका नाम भी पाकिस्तान में अभी पंजाब है। उसमें डिस्ट्रिक्ट है मोंटेगोमेरी। मोंटेगोमेरी, मैं नाम लिख देता हूँ, मोंटेगोमेरी। ये जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे है हड़प्पा, ये जो साइट है। इसमें क्या क्या एविडेंस मिला हमें वो जान लेते हैं। हड़प्पा में देखो हमें H&R37 सिमेट्री मिली। सिमेट्री का क्या मतलब होता है? कब्र। जब आदमी मर जाता है, मरने के बाद उसे दफनाते हैं और वहाँ पे कब्र बना देते हैं, उसे बोलते हैं सिमेट्री। तो ये H और R शेप की मिली। और 37 क्यों? क्योंकि 37 मिली, 37 सिमेट्री मिली, यानी कि कब्र मिली 37। और किस शेप की थी? मतलब उनका आकार था एच शेप की। एस शेप की कैसे? देखो एस शेप की ऐसे कि मान लो यहाँ पे आदमी गाड़ा हुआ है, यहाँ पे कब्र बनाई हुई है, यहाँ पे कब्र बनाई हुई है, फिर यहाँ पे कब्र बनाई हुई है, यहाँ पे कब्र बनाई हुई है, फिर यहाँ पे इधर कब्र, इधर कब्र। तो ये कैसी शेप हो गई? एच शेप हो गई ना, एच शेप। तो इस तरह की एच और आर शेप की 37 सिमेट्री मिली है। कहाँ पे? हड़प्पा जगह में, जो अभी पाकिस्तान में है। और यहाँ पे देखो हमें ये भी पता चला कि यहाँ के जो लोग थे, हड़प्पा में जो लोग रहा करते थे, उनका ट्रेड रिलेशन था इराक से। इराक आपको पता है एक कंट्री है, इराक। तो इराक से इनका ट्रेड रिलेशन भी था। और इराक का उस टाइम पे नाम क्या हुआ करता था? इराक को बोलते थे उस टाइम पे मेजोपोटामिया। मेजोपोटामिया। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनका इराक के लोगों से, इराक के जो उस टाइम के ट्रेडर थे उनसे व्यापार किया करते थे हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग। फिर आते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट साइट पे। दूसरी साइट का नाम है मोहनजोदड़ो, या मोहनजोदाड़ो भी बोलते हैं इसे, या मोहनजोदड़ो, जिसके नाम पे आपको पता है एक मूवी भी बनी है। तो ये मोहनजोदड़ो, देखो हड़प्पा जो साइट है वो तो नॉर्थ साइड में है, और मोहनजोदाड़ो साउथ साइड में, पाकिस्तान में। दोनों ये पाकिस्तान में ही है। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे है? हड़प्पा हमने जाना रावी नदी के किनारे बसा हुआ था और अभी भी है। और मोहनजोदाड़ो इंडस नदी के किनारे पे है, जो सिंधु नदी है उसके किनारे पे है। और इसे माउंड ऑफ डेड भी बोलते हैं, माउंड ऑफ डेड। मोहनजोदाड़ो जो साइट है ना उसको बोलते हैं माउंड ऑफ डेड। माउंड ऑफ डेड क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेड बॉडी मिली थी जब खुदाई की गई थी, इसलिए इसे माउंड ऑफ डेड भी बोलते हैं। और कहाँ पे है ये साइट? इंडस नदी के किनारे पाकिस्तान में। पाकिस्तान की जो सिंध प्रोविंस है, जो सिंध राज्य है पाकिस्तान का, सिंध प्रोविंस, उसकी लड़काना डिस्ट्रिक्ट में है। लड़काना डिस्ट्रिक्ट में कौन सी साइट? मोहनजोदड़ो। और यहाँ पे क्या क्या एविडेंस मिले हैं? यहाँ पे पहला एविडेंस मिला है, एविडेंस को हिंदी में बोलते हैं साक्ष्य या सबूत, या इंग्लिश में एविडेंस या प्रूफ भी बोल सकते हैं। तो इसमें एविडेंस मिले, एक तो ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ एंड ग्रेनरी। ग्रेट बाथ और ग्रेनरी का क्या मतलब है? इसका मतलब है देखो यहाँ पे कुछ इस तरह के मॉन्यूमेंट्स वगैरह कुछ इस तरह के बने हुए हैं कि वहाँ पे पवित्र स्नान के लिए एक जगह बनी हुई है, कि वहाँ पे ना जैसे नहाने के लिए जाया करते थे आजकल, जैसे रिचुअल्स के लिए गंगा नदी में जैसे जाते हैं, वहाँ पे घाट पे सीढ़ियाँ बनी हुई होती हैं, इस तरह से यहाँ पे प्लेस बना हुआ था, वहाँ पे सीढ़ी बनी हुई है, इसमें उतरने के लिए अंदर तालाब सा है, उसे नाम दे दिया ग्रेट बाथ एंड ग्रीनरी। यानी कि यहाँ पे लोग पवित्र होने के लिए ग्रेट बाथ किया करते थे। और यहाँ पे क्या मिला है? दूसरा यहाँ पे सबूत मिला है, एक ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिली है। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज का मतलब कांच से की बनी हुई है, ये मेटल
कांस्य की। तो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, नाचते हुए लड़की का एक चित्र मिला है, मतलब मूर्ति मिली है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। और कैसे पोस्चर में है ये? त्रिभंगा पोस्चर में, मतलब जिस पोस्चर में वो खड़ी हुई है, एक हाथ कमर पे रखा हुआ है, त्रिभंगा पोस्चर में है, जिसका नाम है ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। एक पुतला मिला है, मूर्ति मिली है यहाँ पे। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में। तो ये देखो कौन सी चीज़ कहाँ पे मिली है, ये पूछ ली जाती है, मैच द फॉलोइंग में आ जाती है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरी इंपॉर्टेंट साइट है चंद हुदड़ो या चंद हुदाड़ो, चंद हुदड़ो। ये साइट कहाँ पे है? ये साइट भी पाकिस्तान की सिंध प्रोविंस में है। मोहनजोदड़ो और चंद हुदड़ो ये दोनों पाकिस्तान की सिंध प्रोविंस में है। मोहनजोदड़ो भी इंडस नदी के किनारे है और ये चंद हुदड़ो भी इंडस नदी के किनारे है। और यहाँ पे क्या मिला है इंपॉर्टेंट सबूत? यहाँ पे मिला है लिपस्टिक। लिपस्टिक, हाँ सही सुना आपने, जो औरतें यूज करती हैं। यानी कि इससे ये पता लगता है कि उस टाइम पे भी लगभग 3300 बीसी में, आज के 2000 साल और 3300 वो लगभग 5300 साल पहले, मतलब 5000 साल पहले के लोग भी जानते थे लिपस्टिक के बारे में। तो यहाँ के लोग भी लिपस्टिक वगैरह लगाया करते थे। तो यहाँ पे मिला है लिपस्टिक चंद हुदड़ो में। फिर जानते हैं फोर्थ इंपोर्टेंट साइट। फोर्थ इंपोर्टेंट साइट क्या है? लोथल। लोथल कहाँ पे है? ये है आपका अहमदाबाद गुजरात में, इंडिया में, अहमदाबाद गुजरात में लोथल। ये कौन सी नदी के किनारे मिला है? ये भोगवा नदी के किनारे है ये जगह लोथल नाम की। और यहाँ पे कौन कौन से एविडेंस मिले हैं? यहाँ पे राइस हस्क मिला है, राइस हस्क। और क्या मिला है यहाँ पे? यहाँ पे एक आर्टिफिशियल डॉकयार्ड मिला है, आर्टिफिशियल डॉकयार्ड। डॉकयार्ड क्या होता है? डॉकयार्ड, राइस हस्क तो जानते हो आप, राइस चावल, चावल को स्टोर करने के लिए एक तरह से। और डॉकयार्ड क्या होता है? DOC, मैं इसे मिटा के दोबारा लिखता हूँ, आर्टिफिशियल डॉकयार्ड, DOCKYARD। डॉकयार्ड का मतलब होता है, देखो जैसे पोर्ट होता है ना, पोर्ट, बंदरगाह जानते हो आप, जैसे कोस्टल एरिया है इंडिया का, कोस्टल एरिया, यहाँ पे पोर्ट वगैरह बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे मान लो जैसे मुंबई पोर्ट है, तो मुंबई पोर्ट है जो, वहाँ पे एक जगह होती है कि जो पानी के जहाज वगैरह खड़े होते हैं और उन्हें रिपेयर किया जाता है, उस जगह को बोलते हैं डॉकयार्ड। तो ये आर्टिफिशियल डॉकयार्ड यहाँ पे लोथल में मिला था, लोथल में। यानी कि उस टाइम के लोग भी शिप, पानी के जहाज के बारे में जानते थे। तो आर्टिफिशियल डॉकयार्ड मिला है लोथल में। आर्टिफिशियल का मतलब मैन मेड, मैन मेड फैसिलिटी बनाई गई थी। फिर यहाँ पे और क्या मिला है? यहाँ पे ये भी सबूत मिले हैं कि डायरेक्ट ट्रेड रिलेशन थे इराक से। यहाँ के जो लोग थे लोथल के, उनके ट्रेड रिलेशन थे किससे? इराक से। और इराक से ट्रेड रिलेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी ये हमें एविडेंस मिला था। और जब यहाँ पे लोथल में डॉकयार्ड मिला, यानी कि लोथल एक फेमस पोर्ट भी था, पोर्ट यानी कि बंदरगाह। तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है लोथल से। पांचवी इंपॉर्टेंट साइट है कालीबंगन। कालीबंगन, ये कालीबंगन है जो, ये कहाँ पे है? ये राजस्थान में, हनुमानगढ़ नाम की जगह है, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ में मिला है कालीबंगन। और देखो जैसा इसके नाम में कालीबंगन, यहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट प्रूफ मिले हैं? यहाँ पे इंपॉर्टेंट सबूत मिले हैं, जैसा इसके नाम में कालीबंगन, यानी कि ब्लैक बेंगल, काली चूड़ियाँ मिली हैं यहाँ पे कालीबंगन में। कहाँ पे? राजस्थान के हनुमानगढ़ में। और ये किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है कालीबंगन। और क्या मिला है यहाँ पे? और क्या मिला है यहाँ पे? यहाँ पे वुडन फेरो मिला है। एक तो ब्लैक बेंगल हो गया, दूसरा हो गया वुडन फ्यूरो या फ्यूरो, वुडन फ्यूरो।
और क्या मिला है यहाँ पे, 7 फायर अल्टर्स, 7 फायर अल्टर्स। ये क्या होता है, ये होता है कि यहाँ पे क्या है ना, जैसे आग में आजकल रिचुअल्स की जाती हैं, रीति रिवाज, इस तरह के यहाँ पे भी रिचुअल्स की जाती थी, इससे ये पता चलता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट साइट है 6 नंबर की रोपर। रोपर कहाँ पे, ये पंजाब के रूपनगर जो एरिया है वहाँ पे सिचुएटेड है, वहाँ पे लोकेटेड है। और ये कौन सी नदी के किनारे है, ये है सतलुज नदी के किनारे रोपर। और यहाँ पे हमें क्या एविडेंस मिला है, यहाँ पे एविडेंस मिला है कि जो हमें देखो न्योलिथिक साइट में मिला था ना, कि वहाँ पे क्या था कि उनका जो स्वामी होता था, जैसे मान लो आदमी मर गया, उसके साथ उसका डॉग, कुत्ता को भी दफनाया जाता था। तो इस तरह का जो सबूत है, एविडेंस है, यहाँ पे भी मिला है। यानी कि डॉग को बरीड किया जाता है किसके साथ, उसके मास्टर के साथ। नेक्स्ट साइट आती है सूर कोटड़ा या सूर कोटड़ा। ये कहाँ पे है, ये गुजरात में भुज में है, भुज नाम की जगह है गुजरात में, वहाँ पे है सूर कोटड़ा। और ये कौन सी नदी के किनारे है, नदी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सूर कोटड़ा के बारे में, क्योंकि ये नदी के किनारे नहीं है, ये अलग बसा हुआ है। और यहाँ पे क्या एविडेंस मिला है, यहाँ पे कुछ हड्डियाँ मिले हैं घोड़े की, बोन्स ऑफ हॉर्सेस, घोड़े की हड्डियाँ मिले हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इंपोर्टेंट साइट कौन सी है, रंगपुर। रंगपुर ये कहाँ पे, ये भी गुजरात में है, अहमदाबाद में, अहमदाबाद में। और ये कौन सी नदी के किनारे है, ये भादर, भादर नदी के किनारे है। और यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे एविडेंस मिला है राइस हस्क, राइस हस्क। तो यहाँ के लोग चावल उगाया करते थे, तभी तो राइस हस्क बना हुआ है रंगपुर में। नेक्स्ट इंपोर्टेंट साइट कौन सी है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट साइट है राखीगढ़ी। ये राखीगढ़ी है जो, ये कुछ समय पहले ही डिस्कवर हुई थी। राखीगढ़ी कहाँ पे, ये हरियाणा में, हरियाणा में है राखीगढ़ी। और ये नॉर्थ इंडिया में, ये हरियाणा की भी और नॉर्थ इंडिया की लार्जेस्ट साइट बन गई है राखीगढ़ी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट साइट कौन सी है, धौलावीरा। देखो राखीगढ़ी भी किसी नदी के किनारे नहीं है। धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ पे, गुजरात में। इससे तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा है धौलावीरा से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक आर्टिफिशियल रिजर्वेयर था पानी को स्टोर करने के लिए, लार्जेस्ट रिजर्वेयर, पानी को स्टोर किया जाता था, हार्वेस्ट किया जाता था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती थी, यानी कि जो बारिश का पानी है उसको संरक्षित किया जाता था यहाँ पे धौलावीरा में। उसके लिए यहाँ पे कुछ बना हुआ था स्ट्रक्चर, तो ये गुजरात में है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट साइट आती है बालाथल। बालाथल ये 11 नंबर की, बालाथल कहाँ पे, ये है राजस्थान में। ये है सारी इंपोर्टेंट साइट हड़प्पन सिविलाइजेशन की। देखो और भी छोटी मोटी सिविलाइजेशन, मतलब इस सिविलाइजेशन की साइट है, वो आप एनसीईआरटी में मैप होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वहाँ से मैप से एक बार देख लो, वो छोटी मोटी साइट है। तो ये इंपॉर्टेंट साइट है जो हमने डिस्कस की। अब जानते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की, किस तरह यहाँ पे लोग रहते थे, कैसा इनका इकोनॉमिक सिस्टम था, किस पे ये बेस्ड थे। यहाँ की टाउन प्लानिंग थी। देखो ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ये फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी। एक तो ये याद रखना आपको, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन यानी कि शहरीकरण था यहाँ पे। देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन कौन सी सिविलाइजेशन है, अर्बन। उसके बाद फिर रूरल सिविलाइजेशन इंडिया में आई, फिर उसके बाद फिर अर्बन कई हजार साल पहले आई, मतलब इसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद। लेकिन देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन भी ये जानते थे किस तरह से पक्के मकान बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे टाउन वगैरह मिलते हैं, वहाँ पे पक्के मकान बने हुए हैं और टाउन प्लानिंग की जाती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में। तो टाउन प्लानिंग कैसी होती थी यहाँ पे, टाउन प्लानिंग में क्या होता था, जैसे मान लो ये टाउन है, टाउन के बीचों बीच एक एरिया होता था,
यहाँ पे जो रिच पीपल हुआ करते थे वो यहाँ पे रहा करते थे, और इसे अपर टाउन भी बोलते थे, अपर टाउन, अपर टाउन। और ये जो पेरिफेरियल एरिया है, सराउंडिंग एरिया, इसको लोअर टाउन बोलते थे, लोअर टाउन। यहाँ पे लेबर क्लास रहा करती थी। और जो ये अपर टाउन है ना, इसको सीटाडल भी बोलते थे, सीटाडल, सीटाडल, CITADEL, सीटाडल, सीटाडल या एक्रोपोलिस, एक्रोपोलिस, एक्रोपोलिस या सीटाडल या अपर टाउन। तो दो पार्ट में टाउन को डिवाइड किया हुआ था, अपर टाउन या लोअर टाउन। अपर टाउन को सीटाडल या फिर एक्रोपोलिस भी बोलते थे। और ये हाई प्लेटफॉर्म पे बना हुआ था, जो बीच वाला पार्ट था हाई प्लेटफॉर्म पे, और ये थोड़ा नीचे बना हुआ करता था। जैसे आपने मोहनजोदड़ो जो मूवी बनी है उसमें भी दिखाया गया था, उसमें भी देखा होगा आपने। यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था यहीं से काम करता था, जो बीच वाली साइड है ना सीटाडल, यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन सारा काम करता था। यानी कि इसे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी बोलते थे, और यहाँ पे रिचुअल्स भी प्रैक्टिस किए जाते थे, इसे रिचुअल सेंटर भी बोलते थे। रिचुअल का मतलब है रीति रिवाज, भी इस सेंटर एरिया में प्रैक्टिस किए जाते थे। लोअर टाउन है जो, उसमें मेनली मर्चेंट वगैरह, आर्टिजन मतलब कलाकार हैं कोई, या फिर मर्चेंट व्यापारी, वो रहा करते थे इस एरिया में। और एक तरह से रिच पीपल जो एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते थे वो इस बीच वाले एरिया में रहा करते थे। यहाँ पे देखो पक्के मकान भी मिले, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रिक्स वगैरह भी मिली है, ब्रिक्स मतलब ईंटें। लेकिन ईंटों पे ना कुछ लिखा हुआ नहीं मिला है, याद रखना, कुछ रिटर्न एविडेंस नहीं है। जैसे आजकल के आप ईंटें देखते हो जिनसे घर बनता है आपका मकान, उन पे कुछ लिखा हुआ होता है ना, जिस भी भट्टे से वो आती हैं, ब्रिक किल्न से जो आती हैं, ब्रिक किल्न बोलते हैं भट्टा जहाँ पे ईंटों को बनाया जाता है, उस एरिया को। तो वहाँ पे जिस, मान लो जिस भट्टे से ईंट बनी हुई है उसका नाम लिखा होता है, कुछ AK या कुछ ऐसा नाम लिखा होता है। तो लेकिन जो यहाँ की ईंटें मिली थी हड़प्पा सिविलाइजेशन की, उन ईंटों पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ये आपको याद रखना है। नो रिटर्न एविडेंस ऑन ब्रिक्स। और यहाँ पे ब्रिक का साइज कितना हुआ करता था? ब्रिक का साइज हुआ करता था 28x14x7, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और मोटाई 28, 14, 7 सेंटीमीटर की, यानी कि 28x14x7, तो वॉल्यूम हो गया तो क्यूब में आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। रेशो कितना हो गया? काट देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 चौका 28, ये कितना हो गया? 4:2:1। इस रेशो में ईंट बनाई जाती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की। तो ये रेशो भी याद रखना आपको, और ये जो साइज है इसका ईंट का 28x14x7, ये साइज भी याद रखना है। और देखो जो कालीबंगन है, यहाँ पे हमें एविडेंस मिला है कि ब्रिक्स को डेकोरेट किया जाता था। डेकोरेट का मतलब, जैसे आपको पता है गाँवों में या महल आपने देखे होंगे, सजावट के लिए कुछ चित्रकारी कर देते हैं ना, सजावट के लिए। तो इस तरह से ईंटों को डेकोरेट किया जाता था। ये कालीवन से हमें, कालीबंगन से, जो कालीबंगन जो साइट हमने पढ़ी थी वहाँ से ये एविडेंस मिलता है कि डेकोरेटेड ब्रिक्स भी यूज की जाती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन पे। और यहाँ पे कालीबंगन में एक बिल्डिंग भी मिली थी। नेक्स्ट जानते हैं फिर ग्रेट बाथ के बारे में। ग्रेट बाथ जो हमें कहाँ से एविडेंस मिला था बताओ? मोहनजोदड़ो से, अभी डिस्कस किया था कुछ समय पहले। ग्रेट बाथ क्या है कि देखो इंटायरली ब्रंट ब्रिक्स से बनाया जाता था, जो पक्की ईंटें थी ना उससे ग्रेट बाथ बनाया जाता था। और यहाँ पे जैसे मान लो इसमें यहाँ नहाने के लिए जगह है, यहाँ पे एक साइड से फ्रेश वाटर आ रहा है और दूसरी साइड से ड्रेन करने के लिए, पानी निकालने के लिए एक रास्ता हुआ करता था। मतलब इतने एडवांस थे यहाँ के लोग। आजकल जैसे तालाब होता है ना, पानी आता ही रहता, जाने की जगह नहीं होती, आज भी ऐसा होता है। लेकिन उस टाइम पे क्या था, ऐसा स्ट्रक्चर बना रखा था इन्होंने, एक साइड से फ्रेश वाटर आएगा और दूसरी साइड से गंदा वाटर यहाँ से ड्रेन करता रहेगा, यानी कि यानी कि नहाने के लिए यहाँ पे पानी साफ रहे। और ये सेरेमोनियल ओकेजन पे यूज किया जाता था ग्रेट बाथ। यानी कि अगर मान लो कोई पवित्र, जैसे कोई धार्मिक उत्सव आता है, उस समय पे कोई पवित्र उत्सव है, तो उस टाइम पे ये ग्रेट बाथ को नहाने के लिए यूज करते थे, रिचुअल्स की तरह, जैसे रीति रिवाज होते हैं रिचुअल्स की तरह नहाने के लिए यूज किया करते थे इसको। और ये जो ग्रेट बाथ बना हुआ था ना यहाँ पे, इसके साइड में मकान भी बने हुए थे, किस लिए? कपड़े चेंज करने के लिए। समझ रहे हो कितने एडवांस थे उस टाइम के लोग, आज से 5000 साल पहले।
अब जानते हैं इनकी मेटेलिक नॉलेज क्या थी। मेटेलिक मतलब धातु के बारे में इन्हें क्या जानकारी थी, मेटेलिक नॉलेज। देखो आयरन को छोड़ के, आयरन लोहे को छोड़ के इनको सभी तरह की मेटल के बारे में जानकारी थी। सोना चांदी सिल्वर ये सब जानकारी इनको थी, लेकिन आयरन के बारे में ये नहीं जानते थे, ये आपको याद रखना है। लोहे के बारे में हड़प्पन पीपल नहीं जानते थे। और ये सिल्वर को मिक्स क्या करते थे, सिल्वर के उपहार भी बनाया करते थे, आभूषण पहना करते थे। और इनका हेयर स्टाइल कैसा हुआ करता था, औरतों का हेयर स्टाइल, ये देखो जो वुमन है अपने बालों की स्पेशल केयर क्या करती थी और चोटी रहा करती थी, चोटी रखा करती थी, जैसे आज भी औरतें रखती हैं। पोनी टेल हुआ करती थी, पोनी टेल जैसे चुटिया होती है, चोटी होती है लड़कियों की, इस तरह से ये रखा करती थी। और ये हमें कहाँ पे मिला, मोहनजोदड़ो में जो डांसिंग गर्ल मिली है ना, एक डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली है, उसकी देखी हमने कि पोनी टेल बनी हुई है। देखो कोई मूर्ति तो उस तरह की बनाएगा ना उसके इमेजिनेशन से कि जिस तरह का वहाँ पे समाज में उस टाइम पे चल रहा होगा। तो इससे हमें ये अनुमान लगाते हैं, इससे जो एक्सपर्ट हैं, कि उस समय की जो औरतें हैं पोनी टेल रखा करती थी। नेक्स्ट आते हैं इनके ऑर्नामेंट्स, यानी कि आभूषण। आभूषण किस तरह के पहनते थे ये, यहाँ से देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन से हमें गोल्ड ब्रेसलेट मिला है, जो हाथ में पहनते हैं ना ब्रेसलेट, गोल्ड का बना हुआ, सोने का बना हुआ ब्रेसलेट मिला है। तो यानी कि ये सोने की बनी हुई चीज़ें पहनते थे। अब जानते हैं इनकी कॉस्मेटिक नॉलेज के बारे में। कॉस्मेटिक यानी कि जो पाउडर वगैरह क्रीम वगैरह के बारे में इन्हें नॉलेज थी या नहीं थी। देखो इनको ना सारी नॉलेज थी कॉस्मेटिक की। फेस पेंट जो आजकल महिलाएं यूज करती हैं, उस टाइम की महिलाएं भी यूज करा करती थी फेस पेंट को। लिपस्टिक यूज किया करती थी, लिपस्टिक हमने पढ़ा था, हमें एग्जाम्पल मिला था लिपस्टिक का। और कोलेरियम, कोलेरियम मतलब कोलेरियम बोलते हैं आईलाइनर को। आईलाइनर जो होता है ना आंखों में लगाते हैं, काजल की तरह जो दिखता है, वो भी यूज किया करती थी यहाँ की औरतें। तो कॉस्मेटिक नॉलेज भी थी इन्हें। और जानते हैं अम्यूज़मेंट, यानी कि इनका मनोरंजन क्या हुआ करता था उस टाइम पे भी। देखो म्यूजिक डांस की नॉलेज इन्हें थी, कुछ म्यूजिक और डांस किया करते थे ये लोग। और गैम्बलिंग के लिए ये डाइस खेला करते थे, डाइस जो होता है वो खेला करते थे, गैम्बलिंग किया करते थे। गैम्बलिंग मतलब जुआ खेलना, जुआ भी खेलते थे डाइस से। डाइस जो महाभारत में देखा होगा ना आपने, डाइस खेलते थे। इस तरह की गैम्बलिंग भी खेला करते थे यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए। और क्या जानकारी मिली है इनके बारे में, इकोनॉमिक लाइफ की जानकारी मिली है इनकी, आर्थिक स्थिति कैसी थी। इकोनॉमिक लाइफ में आता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी। यहाँ के लोग खेती किया करते थे, एग्रीकल्चर, और इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड भी किया करते थे, आपस में ट्रेड करते थे व्यापार, और बाहर भी ट्रेड करते थे दूसरे एरिया में। जैसे हमने पढ़ा हड़प्पा में हमें एविडेंस मिला कि इनके रिलेशन इराक से थे, ट्रेड रिलेशन की बात कर रहे हैं हम। और इनकी जो मेन क्रॉप थी, यानी कि मुख्य फसल कौन सी थी, वीट और बार्ले। ये गेहूं उगाते थे और जौ उगाते थे, वीट और बार्ले। जो इंडस पीपल थे वो सबसे पहले लोग माने जाते हैं जिन्होंने कॉटन उगाया। इन्होंने कॉटन की खेती भी की, कपास की खेती। और कॉटन जब यहाँ पे प्रोड्यूस किया गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये रिवर के आसपास बसे हुए थे, पानी की कमी थी नहीं। इंडस रीजन में ये पहली बार कॉटन उगाया गया इंडस पीपल के द्वारा, यानी कि हड़प्पन पीपल थे इंडस नदी के किनारे, इन्होंने सबसे पहले क्या उगाया, कॉटन। और ग्रीक लोग कॉटन को क्या बोलते थे, ग्रीक लोग कॉटन को अलग नाम से बोलते थे, सिंडोन। सिंडोन नाम दिया था ग्रीक पीपल ने। ग्रीक पीपल मतलब ग्रीस के जो यूरोप के लोग थे, ग्रीस के, वो लोग कॉटन को सिंडोन बोला करते थे उस टाइम पे। अब जानते हैं वेट के बारे में, यानी कि वजन को कैसे तोलते थे। जैसे आजकल के बट आते हैं, आपको पता है, मेज़र करने के लिए 1 किलो का, 2 किलो का, 5 किलो का। तो इनके जो वेट थे वो किस तरह से थे, 10 के डेसिमल में थे या किस में। देखो इनका जो वेट का रेशो था वो 16 के रेस्पेक्ट में था। जैसे आजकल है 1 किलो का बट, यानी कि 10 का रेशो में है ये, उस तरह से उस टाइम पे 16 के रेशो में इनके वेट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट थे। और किसके बनाए जाते थे, पत्थर के, स्टोन के, यानी कि इनके बट
पत्थर के होते थे मापने के लिए, और 16 के रेशो में होते थे। जैसे मान लो 64 किलो का हो गया स्टोन, या फिर 128 किलो का हो गया, यानी कि 16 के रेशो में। जैसे आज 10 के रेशो में ना 100 ग्राम का, 200 ग्राम का बट, या फिर आधा किलो का, 500 ग्राम का, या 1000 ग्राम का, तो ये 10 के रेशो में। उस टाइम पे 16 ग्राम के, मतलब 16 के रेशो में हुआ करता था वेट हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों का। अब जानते हैं इनकी रिलीजियस लाइफ के बारे में। धार्मिक स्थिति या धार्मिक जीवन कैसा था हड़प्पन पीपल का। देखो, हमें कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला है कि हड़प्पन पीपल ने टेम्पल बनाया हो, यानी कि कोई भी टेम्पल नहीं मिला है, कोई भी मंदिर नहीं बना हुआ था। उस टाइम के लोगों के द्वारा मंदिर नहीं बनाया गया था, और ना ही ये कोई इमेज की वर्शिप करते थे। जैसे आजकल मूर्ति पूजा होती है ना, ऐसे ये मूर्ति पूजा भी नहीं किया करते थे। इनकी जो रिलीजियस लाइफ है वो सील के बेस पे थी। सील जो मिली है ना, इस तरह की सील मिली थी, सील के बेस पे थी। और सील किसकी बनाई जाती थी? ये स्टेटाइट की बनाई जाती थी। स्टेटाइट की बनाई जाती थी सील। तो सील के बेस पे इनकी रिलीजियस लाइफ थी। लेकिन ये देखो, इनकी एक मदर गॉडेस थी, मदर गॉडेस यानी कि देवी। ये उसकी पूजा किया करते थे, और मदर गॉडेस को क्या मानते थे? फर्टिलिटी गॉडेस। और इन्होंने देखो, जो सील थी उनके बेस पे इनकी रिलीजियस लाइफ थी। तो एक पशुपति नाम से भी सील थी इनकी, पशुपति सील। और पशुपति सील पे ना कुछ इमेज बनी हुई है। जैसे ये सील है, इस पे इमेज बनी हुई है मेल गॉड की। और देखो, एक चीज़ याद रखनी, जब ये मदर गॉडेस की पूजा करते थे, एक तरह से मानते थे, तो ये जो महिला है, वुमन है, उसको इक्वल ट्रीटमेंट दिया करते थे। ये आपको खुद सोच लेना है इस टाइम में। और जो पशुपति सील मिली है उसमें मेल गॉड की इमेज मिली है, और इसमें 3 हॉर्न्ड हेड मिला है, मतलब 3 सींग है। एक ऐसी इमेज मिली है, एक जानवर है 3 सींग है उसके, ऐसे मान लो। इस तरह की इमेज मिली है इस सील में। और जो ये मेल गॉड बैठा है ना, जिसकी 3 सींग बने हुए हैं, सींग यानी कि हॉर्न, जैसे पशु के, एनिमल के सींग होते हैं ना, हॉर्न, तो इस तरह से सींग बने हुए 3। और ये योगी की पोजीशन में बैठे हुए हैं, जिनको गॉड कहा है इन्होंने, भगवान था इनका मेल गॉड, योगी की पोजीशन में बैठा हुआ है। और जो ये योगी की पोजीशन में बैठे हुए हैं ना भाई साहब, ये आदमी योगी की पोजीशन में बैठा हुआ है, 3 सींग है इसके, ये इनका मेल गॉड है। और इसके चारों तरफ कुछ जानवर बैठे हुए हैं। ये किस पे मिला है? एक सील है, सील पे छपा हुआ है, ये जो सील मिली थी उस पे मिला हुआ है। और देखो, ये याद रखना आपको क्या क्या मिला है उस पे। मेल गॉड बैठा हुआ है, 3 हॉर्न्ड हेड है उसका, मतलब 3 सींग है उसके हेड पे, और उसके चारों ओर कुछ जानवर बैठे हैं। और कौन कौन से जानवर हैं? एलिफेंट है यानी कि हाथी, टाइगर बैठा हुआ है। ये एलिफेंट और टाइगर इसके राइट साइड में बैठे हुए हैं। और देखो, राइनो यानी कि गेंडा, राइनो और बफेलो, गेंडा और भैंस, ये कहाँ पे बैठा हुआ है? इसके लेफ्ट साइड में बैठा हुआ है। और 2 एंटीलोप बैठे हुए हैं, मतलब हिरन, एंटीलोप, 2 एंटीलोप इसके नीचे साइड में बैठे हुए हैं, सील के नीचे। ये जैसे सील है, राइट साइड में एलिफेंट और टाइगर है, लेफ्ट साइड में राइनो बफेलो, और यहाँ पे 2 एंटीलोप बने हुए हैं यानी कि हिरन बने हुए हैं। इस सील में ये जानकारी मिली है। और देखो, ये नेचर की पूजा भी क्या करते थे, नेचर यानी कि प्रकृति की, हड़प्पन पीपल। और नेचर में ट्री की पूजा क्या करते थे, पेड़ों की। और कौन से पेड़ को ये पवित्र मानते थे? पीपल के पेड़ को, जो आज भी माना जाता है। पीपल के पेड़ की ये पूजा किया करते थे। और ये पक्षियों की भी पूजा किया करते थे, बर्ड की। और इनका जो पवित्र पक्षी था कौन सा था? पिजन यानी कि कबूतर, कबूतर की ये पूजा किया करते थे। और ये पशुओं की भी पूजा किया करते थे, एनिमल की पूजा किया करते थे। एनिमल में देखो, ये हम्ड बुल, बैल है ना जो बुल की पूजा किया करते थे। और ये देखो, जब आपको सील में कौन कौन से जानवर मिले, एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफेलो, उनकी भी ये पूजा किया करते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट इनका जो एनिमल है वो है 1 हॉर्न्ड यूनिकॉर्न, मतलब 1 सींग वाला जो राइनो है ना, गेंडा,
जो अभी भी पाया जाता है, आपको पता है इंडिया में, तो उसकी भी पूजा ये क्या करते थे। इनको देखो, आज जो स्वास्तिक सिंबल यूज किया जाता है ना, स्वास्तिक सिंबल, ये देखा होगा भाई साहब आपने, ये स्वास्तिक सिंबल इस तरह का यूज किया जाता है। जैसे मान लो कोई रिचुअल निभाया जाता है तो औरतें दीवार वगैरह पे या कैलेंडर पे या शादी वगैरह होती है उस टाइम पे ये सिंबल बनाया जाता है, ये चिन्ह, जिसे स्वास्तिक सिंबल बोलते हैं। ये स्वास्तिक सिंबल की जानकारी उस टाइम के लोगों को भी थी, मतलब उस टाइम पे भी हड़प्पन पीपल भी ये स्वास्तिक सिंबल बनाते थे। स्वास्तिक सिंबल, ये उल्टा बन गया है थोड़ा, इस तरह से होगा, इस तरह से स्वास्तिक सिंबल, इसकी भी जानकारी थी उन लोगों को, यानी कि गुड लक की तरह यूज करते थे इसको। एक अच्छा संकेत, अच्छे भाग्य का संकेत हुआ करता था, मैसेंजर ऑफ गुड लक था स्वास्तिक सिंबल, तो वो यूज किया करते थे। अब जानते हैं मरने के बाद ये क्या करते थे, डेड बॉडी का, डेड बॉडी को कैसे डिस्पोजल करते थे। ये 3 तरीके से डिस्पोजल करते थे। इनके जो बरियल सिस्टम थे, यानी कि मरने के बाद लोगों को गाड़ते थे, किस तरह से गाड़ते थे। पहला है कंप्लीट बरियल। कंप्लीट बरियल, इसमें क्या क्या करते थे कंप्लीट बरियल में, इसमें क्या था कि आदमी मर गया तो उसको एक गड्ढा खोदा और उसमें पूरी बॉडी उसकी गाड़ दी, ग्राउंड में डिस्पोज कर दी, ये है कंप्लीट बरियल। दूसरा है फ्रैक्शनल बरियल। फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल बरियल, ये सिस्टम कैसा हुआ करता था, इसमें पहले डेड बॉडी को ना खुले में डाल देते थे। कोई मर जाता था उसे खुले में डाल दिया, जंगल में, जंगल में डाल दिया था। उसका जो जंगल में कुछ एनिमल हुआ करते थे, बर्ड, वो उसको खा लेते थे, उसके जो भी पार्ट था। जैसे कोई बॉडी पड़ी हुई है जंगल में तो कोई जंगली जानवर या पक्षी जैसे काट लेते हैं ना, इस तरह से वो खा लेते थे। जब जो भी कुछ रिमेन्स बचता था फिर उसको वो उठा के लेके आते थे और उसे ज़मीन में, ग्राउंड में दबा देते थे, डिस्पोज कर देते थे। ये था फ्रैक्शनल बरियल। तीसरा ये सिस्टम जो यूज करते थे उसका नाम है पोस्ट क्रेमेशन। पोस्ट क्रेमेशन, इसमें क्या करते थे, इसमें बॉडी को जलाते थे। बॉडी को जलाने के बाद और जो उसकी अस्थियां बचती थी उसको एक डब्बे में रख लेते थे। जैसे आजकल भी आपको पता है, जब हिंदू धर्म में इंसान मर जाता है तो उसको जलाते हैं और फिर उसकी अस्थियों को एक डिब्बे में, लोटे में लेके आते हैं और गंगा वगैरह में या किसी पवित्र नदी में बहाते हैं। तो ये उस टाइम पे भी था कि लोगों को जला दिया, जलाने के बाद उसकी अस्थियां एक पॉट में रख ली। इस तरह से ये डिस्पोज करते थे बॉडी को। और जब आदमी को ये गाड़ते थे, ज़मीन में डिस्पोज करते थे, तो ये किस डायरेक्शन में दबाते थे, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, यानी कि नॉर्थ की साइड में उसका सिर होता था और साउथ की डायरेक्शन में उसके पैर हुआ करते थे। इस डायरेक्शन में उसको दबाते थे। ये हमें कहाँ पे मिला है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी आपको पता है किस तरह की डेड बॉडी मिली थी, एच शेप में दबाई हुई थी, मतलब एक डेड बॉडी यहाँ, एक डेड बॉडी यहाँ, एक डेड बॉडी यहाँ, इस तरह से बॉडी को दबा दिया एच शेप में। और ये जो डेड बॉडी दबी हुई है ये किस डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, यानी कि सिर्फ नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ पैर हैं। और हमें हड़प्पा से देखो कॉफिन बरियल का भी एग्जाम्पल मिला है, कॉफिन बरियल का। अब जानते हैं इनके स्क्रिप्ट के बारे में, मतलब जो लिपि थी, कौन सी लिपि है इनकी। इनकी स्क्रिप्ट का नाम है बोस्ट्रोफेडन, ये नाम याद रखना आपको, बोस्ट्रोफेडन, BOUSTROPHEDON, बोस्ट्रोफेडन। ये देखो, आज जैसे आप लिखते हो, मान लो ये पेज है, आप कहाँ से लिखते हो, ये लेफ्ट से लेके राइट तक लिखने जाते हो, फिर लेफ्ट पे आते हो, फिर राइट पे लिखते हो। लेकिन यहाँ के लोग कैसे लिखा करते थे, राइट टू लेफ्ट, पहले राइट से शुरू करेंगे और लेफ्ट तक लिखते हुए आएंगे, फिर राइट से फिर लेफ्ट तक। तो याद रखना, जैसे आप लेफ्ट टू राइट लिखते हो ऐसे नहीं लिखते थे, राइट टू लेफ्ट लिखते थे, ये राइट टू लेफ्ट। और जो इनकी बोस्ट्रोफेडन जो ये स्क्रिप्ट है ना, लिपि जिसमें ये भाषा लिखा करते थे, आज तक भी डेसिफर नहीं की गई है, यानी कि पता नहीं चला है किसी को भी कि इन्होंने क्या लिखा है, तो ये पता नहीं चला है। तो ये भी आपको याद रखना है। अभी तक स्कॉलर उसका पता चला रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या लिखा है, किस तरह के लिखते थे ये, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला है। अब जानते हैं ये डिक्लाइन कैसे हुई, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसका पतन कैसे हुआ, कैसे डिक्लाइन हुई। देखो बहुत सारे स्कॉलर्स हैं
उन्होंने अपनी बुक्स में अलग अलग थ्योरी दी हैं, अलग अलग अपने विचार दिए हैं कि इस तरह से डिक्लाइन हुई होगी, इस तरह से इसका पतन हो गया होगा, इस तरह से हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग ख़त्म हो गए होंगे या इनकी सभ्यता ख़त्म हो गई होगी, किस तरह से हुई। तो इसमें पहली थ्योरी है जॉन मार्शल की। जॉन मार्शल भाई साहब एक आदमी है, उन्होंने बताया कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है किस तरह से डिक्लाइन हुई, कि क्या हुआ होगा कि लगभग 1300 BC के लगभग मैसिव फ्लड आई, बाढ़ आई यहाँ पे, और बाढ़ की वजह से यहाँ के सारे लोग मर गए और इनकी सभ्यता खत्म हो गई। इस तरह से इनकी सभ्यता डिक्लाइन हो गई। फिर दूसरी थ्योरी है लैम्ब्रिक की। लैम्ब्रिक क्या बोलते हैं कि देखो जो इंडस रिवर है, आपको पता है कि जो ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, मैं दिखाता हूँ आपको, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, ये जो यहाँ पे प्लेट है, ये वाली ज्योग्राफिकल प्लेट, ये नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है। इंडियन प्लेट जो यूरोपियन प्लेट है इसकी तरफ मूव कर रही है, और यहाँ पे ये टकराते हैं, यहाँ पे टकराते हैं यूरोपियन और इंडियन प्लेट। तो इसकी वजह से क्या है, जो यहाँ पे रिवर वगैरह हैं वो भी शिफ्ट करती हैं। जैसे यहाँ पे इंडस रिवर है, वो शिफ्ट कर गई थी, मतलब शिफ्ट हो गई, जैसे इस तरफ बह रही है, यहाँ से थोड़ा इधर शिफ्ट हो गई। इसकी वजह से यहाँ पे जो इंडस सिविलाइजेशन है उसका भी पतन हो गया, क्योंकि यहाँ पे लोग एग्रीकल्चर पे बेस्ड थे, कृषि क्या करते थे, तो उनका भी पतन हो गया इसके शिफ्टिंग की वजह से। तो एक थ्योरी ये है। एक थ्योरी व्हीलर द्वारा दी गई है तीसरे नंबर की। व्हीलर ने क्या कहा है, व्हीलर ने कहा है कि आर्यन लोग आए थे इस टाइम पे 1500 BC के लगभग इंडिया में, आर्यन लोग, तो आर्यन की वजह से यहाँ की सभ्यता खत्म हो गई थी। लेकिन ये ड्रॉबैक है, ऐसा कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि व्हीलर की थ्योरी में कोई दम नहीं है। आर्यन लोगों का आने का टाइम और हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म होने का टाइम में बहुत डिफरेंस है, लगभग 100-150 साल का। इस वजह से ये थ्योरी को बहुत कम लोग मानते हैं। फिर एक थ्योरी जो सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती है फोर्थ, वो है इकोलॉजिकल बैलेंस की। इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस का मतलब है कि इसमें क्या है कि मान लो क्लाइमेट चेंज जैसे हो रहा है, ऐसे इकोलॉजी में कुछ चेंज हुआ, इकोलॉजी में चेंज होने की वजह से यहाँ की जो सभ्यता थी वो डिक्लाइन हो गई। तो ये मोस्ट ऑथेंटिक थ्योरी मानी जाती है। और ये किसने दी थी, ये पाकिस्तान के एक स्कॉलर हैं रफ़ीक मुग़ल ने दी थी। और इंडिया में बी के थापर, उन्होंने भी यही कहा कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की वजह से यहाँ के जो सभ्यता थी वो डिक्लाइन कर गई। तो देखो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें बहुत टाइम लग गया, और इसलिए भी क्योंकि लगभग हर साल प्रीलिम्स और मेंस में इसके आने के चांसेस होते हैं, और लगभग हर पहले 1-2-3 सालों में पूछ लिया जाता है इससे हर एक एग्ज़ाम में, और यूपीएससी में भी। मेनली तो हम यूपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, बाकी के एग्ज़ाम में आपका ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ रहे हैं इसके बारे में। तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, 43 मिनट हो गए हैं लेक्चर को। आगे हम स्टार्ट करेंगे वैदिक लिटरेचर के बारे में पढ़ना। वैदिक लिटरेचर हमने पढ़ा था ना वहाँ पे, जब हमने सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में पढ़ा था बुद्धिस्ट जैन के बारे में, तो वैदिक और संगम रह गए थे। तो हम वैदिक और संगम के बारे में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। वैदिक लिटरेचर से स्टार्ट करेंगे, और फिर वैदिक में ऋग्वैदिक एज और लेटर वैदिक एज, इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी हम कहाँ पे आ गए हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन में 1300 BC, 1500 से लेके लगभग 1300 BC तक हम पहुँच चुके हैं। अब इससे आगे या इसके आसपास के लोग किस तरह रहा करते थे, क्या उनके भरण पोषण के साधन थे, ये सब कुछ जानेंगे हम अगले लेक्चर में।